एवरीवन। तो फाइनली आज हमारा 2 मार्च है और आज की करंट अफेयर हम देखेंगे जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली अभी जो युद्ध चल रही है मिडिल ईस्ट में, साथ में यूएसए, इज़राइल, ईरान, इन सब के कंट्री का भी हम लोग डिटेल इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली ख़ुमैनी, ठीक है, और ये ना शिया धर्म के सबसे बड़े गुरु थे। इनको यूएसए ने और इजराइल ने मिलकर मार दिया है। यूएसए ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत ईरान पे हमला किया था और इजराइल ने ऑपरेशन लायन रोवर के तहत ईरान पे हमला किया था और इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिडिल ईस्ट में यूएसए पे और इजराइल पे हमला किया था। आपको पता है कि पिछले एग्जाम में मिसाइल और एयर डिफेंस या किसी भी तरीके के सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, और कुछ ड्रोन्स भी है जैसे कमिकेज ड्रोन्स। बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है आर्सेनेल और ड्रोन्स का नाम है कमिकेज। तो एग्जाम में पूछेगा सीधे कि कमिकेज ड्रोन किस देश का है, ईरान का। आर्सेनेल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश का है, ईरान का। अब अगर आपको पढ़ना है बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं, क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, कन्वेंशनल मिसाइल किसे कहते हैं, तो इन सब के लिए आपको स्पेशल अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो वो मैं अगर कभी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कराऊंगा। ईरान के पास ना एक आर्मी ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये बेसिकली ना क्रांति करने के लिए, जो ईरान में क्रांति हुआ था, इस्लाम की क्रांति 1979 के आसपास, तो उसी समय इस आर्मी का गठन किया गया था जो प्योर इस्लाम के सिद्धांत पे चल के युद्धों में भाग लेते हैं। ईरान ने ना कुछ ग्रुप्स अलग अलग देशों में बनाए हुए हैं, जैसे लेबनान देश में ईरान का एक ग्रुप है हिजबुल्ला। तो पूछेगा कि हिजबुल्ला किस देश में एक ग्रुप है, एक संगठन का काम करता है, तो लेबनान में। गाजा में कौन सा ग्रुप काम करता है, हमास। यमन देश में कौन करता है, तो हूती। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है JCPOA एग्रीमेंट। इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी सिंपल से है कि एक संयुक्त कोई प्लान बैठेगा जिस पे एक्शन लिया जाएगा। किस पे एक्शन लिया जाएगा, तो ईरान पे। किस लिए, अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो। इसमें कौन कौन से देश है इस ग्रुप में चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। बट बाद में इस कॉम्प्रिहेंशन एग्रीमेंट को यूरोपियन यूनियन और ईरान भी क्या करता है, साइन करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पूछ सकता है कि JCPOA एग्रीमेंट किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो ईरान के न्यूक्लियर बम को बनाने के रोकने के लिए। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वो आपको याद रखना है। पिछले साल इजराइल और यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किस लिए किया था, तो ईरान के जो न्यूक्लियर परमाणु केंद्र थे जैसे नातांज, इस्फहान, इन सबको बर्बाद करने के लिए। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है बुलडोजर जस्टिस, यानी बुलडोजर न्याय। अगर कोई दोषी है तो क्या उसके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिया है। तो बुलडोजर एक्शन आपको समझ में आया। अब जैसे अनुच्छेद 14 है तो वो किसकी बात करती है, इक्वलिटी यानी समानता की।
अनुच्छेद 21 किसकी बात करती है? तो जीवन के अधिकार और आवास की, यानी जो आवास है वो आपका जीवन के अधिकार में ही शामिल है। साथ ही में अनुच्छेद 300 ए जो है वो संपत्ति का अधिकार आपको देता है। तो अगर जैसे आपको आवास का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, तो फिर बुलडोजर एक्शन कैसे औचित्य है, कैसे कानूनी है, इसके बारे में प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से या अन्य सरकारों से पूछा है। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था उसमें भी क्या कहा गया था कि अगर कोई एक गलती करता है तो उसकी सजा सभी को नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर एक घर में किसी ने गलत काम किया तो आप उस घर को ढहाकर उस पूरे घर के सदस्यों को क्या कर रहे हैं? सजा दे रहे हैं। तो ये क्या है? गलत है। अगला इम्पोर्टेंट है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? एक तो लीगल है और ये सभी लोगों के लिए है। यानी आप भारतीय हैं फिर भी, या भारतीय आप नहीं भी है दुश्मन देशों को छोड़ के, तो भी आपके लिए क्या है? लीगल राइट्स है। अगला है कि टू स्टेट सॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये इजराइल से है। इजराइल और फिलिस्तीन क्या है? दो देशों के बीच लड़ाई है, तो उसी के लिए क्या है? टू स्टेट सॉल्यूशन, दो राज्य समाधान। अब कुछ देशों के पास कौन-कौन से महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आगामी परीक्षाओं में, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका का। तो अमेरिका के पास एक सिस्टम है थाड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी उच्च स्थानों के क्षेत्रों में अपने आप को रक्षा करने के लिए अमेरिका के पास कौन सा रक्षा प्रणाली है? तो थाड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है। ये शॉर्ट और इंटरमीडिएट यानी छोटे और मध्यम जो बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होगा ना तो उसको क्या करेगा? ये हवा में ही मार देगा। ठीक है। अगला अमेरिका का है पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम। ये भी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट से अगर हमला होगा तो उसको क्या करेगा कि हवा में ही खत्म कर देगा। अगला है SM-3 SM-6, ये क्या है? यूएस नेवी का ही है और ये जब समुद्र में अगर नेवी पे हमला होता है तो वहाँ उसको क्या करेगा? दुश्मन देश के मिसाइल को खत्म कर देगा। अगला है इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन। तो ये क्या करता है ना कि कोई शॉर्ट रेंज यानी लघु दूरी का अगर कोई मिसाइल आता है, जैसे ड्रोन आता है, रॉकेट आता है, तो उसको क्या करेगा? ये हवा में ही खत्म कर देगा। अगला इम्पोर्टेंट है इजराइल देश का मिसाइल सिस्टम, जैसे एरो 2 और एरो 3। तो ये ना लॉन्ग रेंज का यानी जो लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल अगर इस पे हमला करेगा तो उसको यह क्या करेगा कि वायुमंडल के बाहर में ही मार गिराएगा। उसके बाद है डेविड्स स्लिंग। ये क्या करेगा? मध्यम दूरी से लेके लंबी दूरी के जो रॉकेट है, क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको हवा में ही मार देगा। अब देखो, आपको अगर मैं रॉकेट बोल रहा हूँ तो रॉकेट याद रखना है, ड्रोन्स बोल रहा हूँ तो ड्रोन। परीक्षा में पूछेगा कि क्या ड्रोन मिसाइल को एरो 2 खत्म कर सकता है, तो ये ऑप्शन के समय आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल बोल रहा हूँ तो बैलिस्टिक याद रखना है, अगर नहीं बोल रहा हूँ तो याद वो नहीं रखना है। अगला है आयरन डोम। तो ये किससे रक्षा करता है? तो जो छोटी दूरी की जो मिसाइल है उससे रक्षा करता है, जैसे रॉकेट और ड्रोन। अगला है आयरन बीम। तो ये क्या है? एक लेजर सिस्टम है, यानी लेजर के माध्यम से ही जो छोटी दूरी के जो मिसाइल है उसको ये क्या करता है? खत्म कर देता है। अगला इम्पोर्टेंट है यूएई का। तो यूएई ना दक्षिण कोरिया से एक मिसाइल खरीदा है जो ना मध्यम दूरी के जो मिसाइल है, जैसे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल,
उसको क्या करेगा, हवा में ही खत्म कर देगा। अब अगला हम देखेंगे ईरान के महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो जैसे बावर 373 ये ना लंबी दूरी के जो एयरक्राफ्ट है या बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हवा में ही मार गिराता है। उसके बाद है सेवोमे खुर्दाद, ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, और ये भी एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को मार देता है। अगला है टॉर M1, ये छोटी दूरी के जो मिसाइल है उसको क्या करता है, हवा में मार देता है, जैसे ड्रोन वगैरह। अगला है माजिद एंड अजारा खश, ये क्या है, ड्रोन को मारने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। अब देखो राइस फोर्टिफिकेशन, यानी जो चावल है ना उसमें ना पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन्स या एसिड मिलाया जाता था, ठीक है। इसको ना भारत सरकार ने अब बंद कर दिया है। किसके कहने पे, तो IIT खड़गपुर जो बंगाल में है उसके कहने पे। क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि अब ना इसमें कुछ मटेरियल जो पैकेज होते थे उसमें खराबी आ गई है, ठीक है। तो राइस फोर्टिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, तो चावल फोर्टिफिकेशन में कुछ अलग से पोषक की मात्रा चावल में बढ़ाने के लिए विटामिन या एसिड की मिलावट कर दी जाती थी, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि अगर आप पैकेज कर दे रहे हो तो उसमें खराबी आ जा रही, इसलिए इसको अब बंद कर दिया गया। अब ये काम कैसे आता था पहले, तो सबसे पहले जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है यानी कोई गर्भवती महिला है तो उसको ना पोषक तत्व की मात्रा अधिक चाहिए तो उसमें काम आता था। उसके अलावा कोई एनीमिया से ग्रसित महिला या बच्चे हैं तो उसमें भी काम आता था, लेकिन अब इसकी क्वालिटी में गिरावट आई है इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और इसका इस्तेमाल पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत किया जाता था, ठीक ना, यानी भारत में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व की जो मात्रा है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके उपयोग में लाया जाता था। अगला हमारा है कि बोत्सवाना देश से ना भारत ने चीता मंगवाए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले चीता सबसे पहले कहाँ से आया था, नामीबिया से, फिर कहाँ से आया था, साउथ अफ्रीका से, और अब कहाँ से आया है, तो बोत्सवाना में। आपको पता है कि प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था, 2022 में। और अगला एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि चीता भारत से कब विलुप्त हो गया यानी खत्म हो गया, तो 1952 में। अभी हमारे देश में चीता का संरक्षण कहाँ कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क में, तो कूनो नेशनल पार्क यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, गांधी सागर वन्य जीव में, और नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य में। अब देखो जंगल में रहने वालों के लिए ना एक वन अधिकार अधिनियम के तहत एक सेल गठित किया गया था, यानी एक सदस्यों का समूह गठित किया गया था जिससे जंगल वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। और 21 योजना के तहत किया गया था समूह का गठन, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, ठीक है। अब इसी को ना दिया गया है, यानी जो पहले हमारा सेल गठित किया गया था उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी गई है जिसका नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, यानी नया प्रोजेक्ट जो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा यानी देख रेख करेगा, ऐसी समूहों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब इसमें नया क्या किया गया है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट सपोर्ट दिया जाएगा, यानी अब जो हमारा वन अधिकार कानून है उसमें सहयोग दिया जाएगा। लाइवलीहुड सपोर्ट यानी जीवन यापन में सहयोग दिया जाएगा। उसके बाद प्रबंधन और सूचना में सहयोग दिया जाएगा, और साथ ही में एक नेतृत्व प्रदान करने में भी कि आगे किसी तरीके की समस्या ना हो उसमें भी सहयोग दिया जाएगा।
रेयर डिजीज डे। रेयर का मतलब क्या होता है कि वैसा बीमारी जो बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही अलग है। वो कब मनाया जाता है इसका दिवस? तो 28 फरवरी, और अगर लीप ईयर हो तो 29 फरवरी को। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में यूरोपियन देशों जो है उनके जो रेयर डिजीज प्रोग्राम है उसके सहयोग से। अब देखो यहाँ पे एक है, एक सेकेंड, सालार डी पैजोनेल। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली एक साल्ट फ्लैट यानी एक नमक का मैदान है, ठीक ना, जहाँ पे सिर्फ नमक ही नमक है। और ये कहाँ है? तो उत्तरी चिली देश में है। ठीक है, उत्तरी चिली देश में है। और वहाँ के एक पठार है अल्टीप्लानो पूना प्लेट्यू। दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला पूछेगा कि सालार डी पैजोनेल्स नमक का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी चिली में। दूसरा पूछेगा एल्टीप्लानो पूना पठार कहाँ है? तो चिली में। ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? तो इसको ना वैज्ञानिकों ने जो हमारा मंगल ग्रह है वैसा ही उपयोगिता इस जगह पे पाया है। क्यों पाया है? क्योंकि इस जगह की जो जगह है, जो पहाड़ है, वो बहुत कठोर है। ये बहुत सूखा क्षेत्र है और साथ ही में जो यूवी किरणें हैं उसकी भी यहाँ पे मात्रा देखी गई है। और ये एक शुष्क प्रदेश है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि ये जो क्षेत्र है एक मार्स की तरह यानी एक मंगल ग्रह की तरह ही जीवन यहाँ पे हो सकता है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आयतुल्लाह अली रेजा। अभी आपको पता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमनई, तो उनकी मृत्यु होने के बाद आयतुल्लाह अली रेजा को वहाँ का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम लीडर बनने के बाद इनके साथ इनके देश के राष्ट्रपति और इनके देश के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिल के ही अभी इजराइल और यूएसए के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। ठीक है। और ये सुप्रीम लीडर की नियुक्ति ईरान के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। तो ये परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर खत्म होता है। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें जितना भी अभी युद्ध चल रहा है ना उसके जो भी महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ के पर्वत पठार मैदान नदी समुद्र जो भी है वो सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। तो वो एक सेपरेट वीडियो में मैं करूँगा, इसमें करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।